अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्लास के लिए हमने 2 लेक्चर पहले से रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो जिन स्टूडेंट से रह गया है प्लीज वो काइंडली चेक कर ले, देख ले हमारे पिछले ये 2 वीडियो, आपको बहुत फायदा देगा। ओके, कल हमने स्टूडेंट बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि बायोडाइवर्सिटी कहते किसको है। तो ओके स्टूडेंट, हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ ली है। बायोडाइवर्सिटी में हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हम ग्लोबली बायोडाइवर्सिटी देख ले तो हमारे पास तकरीबन इस यूनिवर्स में 100 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म मौजूद है। इस बायोडाइवर्सिटी में यानी डिफरेंट काइंड्स वेराइटी ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म में हमारे पास मुख्तलिफ एरियाज के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, यानी एक खास जगह में ये सब मौजूद नहीं है। कुछ वाटर में है, कुछ जो है डेजर्ट में है, कुछ जो है फॉरेस्ट में है। यानी इसका एरिया, इसका क्लाइमेट, इसका अल्टीट्यूड, इसका कंपोजिशन ऑफ सोइल, ये सब कुछ इस बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड करता है। इसका एरिया ट्रॉपिकल रीजन भी हो सकता है। ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं स्टूडेंट, इक्वेटोरियल से अगर आप 20 डिग्री ऊपर चले जाओ तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ठीक है। या जहां पर रिच डाइवर्सिटी होती है वो जगह कौन सी होती है, ट्रॉपिकल रीजन होती है। और कुछ ऐसी होती है जहां पर बर्फीला इलाका होता है, आर्कटिक रीजन या पोलर रीजन हम इसको कहते हैं। उस जगह पर बहुत कम स्पीशीज होते हैं। मिसाल के तौर पर बियर हो गई, पोलर बियर, रीच जिसको हम कहते हैं, तो उस जगह पर कम है। ज्यादातर आपको फॉरेस्ट जो है, बड़े बड़े प्लांट्स, ज्यादातर एनिमल्स, वो आपको ट्रॉपिकल रीजन में जहां पर रेन्स भी होते हैं, मौसम जो होता है चेंज होता रहता है, उस जगह पर आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। लेकिन पोलर रीजन पर जहां पर सारा साल बर्फ रहता है, उस जगह पर आपको कम बायोडाइवर्सिटी मीन कम स्पीशीज मिलेंगी। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ते क्यों है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है। स्टूडेंट याद रखें इस बात को, इम्पोर्टेंस में हम हार्मफुल एस्पेक्ट भी पढ़ते हैं एज वेल एज अ यूजफुल एस्पेक्ट भी पढ़ते हैं। तो इस बुक में आपको यूजफुल एस्पेक्ट के बारे में बताए हुए हैं कि इसके फायदे क्या हैं, हम क्यों बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो ये ह्यूमन के लिए फूड का एक बेस्ट जरिया है। अगर बायोडाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में काइंड्स फॉर्म ना होती तो हम एक ही किस्म के खुराक खाते, तो एक ही किस्म के खुराक हमें मिलता। इसी बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें डिफरेंट क्रॉप्स मिल रहे हैं, हमें डिफरेंट लाइफ स्टॉक मिल रही है, जैसे कि पोल्ट्री, चिकन हो गई, फिशेस हो गई, कैटल्स हो गई, मुख्तलिफ किस्म के लाइफ स्टॉक मिल रहे हैं। एक किस्म के लाइफ स्टॉक नहीं है। लाइफ स्टॉक कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी ऑर्गेनिज्म का आप यूं कह देते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आप पालते हो। मिसाल के तौर पर आप मुर्गियां पालते हो, कैटल्स मवेशियां पालते हो फॉर मनी, अर्निंग मनी के लिए, इसको हम लाइफ स्टॉक कहते हैं। तो अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होती तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही किस्म की लाइफ स्टॉक होते, मिसाल के तौर पर सिर्फ मुर्गियां होती, तो इसमें हमारे सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत कम होते। ओके स्टूडेंट, फॉरेस्ट्री देखे, अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होती तो हमारे पास फॉरेस्ट होते नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट में तो हमारे पास बहुत काइंड है, बहुत तो फार्म है, बहुत वैरायटी है प्लांट्स की, एनिमल्स की। इसी तरीके से आप फिशेस देखें, हमारे पास सिर्फ एक किस्म के फिशेस होते अगर बायोडाइवर्सिटी ना होती। तो ये फिशेस जो होते हैं आप लोग खाते हो, मुख्तलिफ किस्म की सिल्वर फिशेस, राहू फिशेस,
शेरमाई फिशेज या डिफरेंट आपको स्पीशीज जो फिशेज में नजर आती है, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो इसी वजह से हमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड भी मिल रही है। तो एक फायदा हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड प्रोवाइड करती है बायोडाइवर्सिटी। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग। अगर बायोडाइवर्सिटी ना होती तो हमें एक किस्म के ही ड्रग्स हासिल होते। मिसाल के तौर पर अगर चिनकोना प्लांट होते तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ क्विनीन केमिकल देता, जो हम सिर्फ और सिर्फ मलेरिया को ही ट्रीट कर सकते हैं, सिर्फ फीवर को ही ट्रीट करेंगे। लेकिन हमारे पास तो डिजीज, कई किस्म के डिजीज है, उन डिजीज को फिर किस तरह हम क्योर करते। तो बहुत सारे डिजीज के लिए जरूरी ये है कि आपके पास ऑर्गेनिज्म की वैरायटी भी हो, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का खास जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एक खास कंपोजिशन होती है, डिफरेंट कंपोजिशन होती है जो डिफरेंट सब्सटेंस बनाती है। तो इसी बायोडाइवर्सिटी की वजह से ह्यूमन बीइंग के लिए और अदर एनिमल हेल्थ के लिए हमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलती है, वैरायटी ऑफ एनिमल मिलती है, वैरायटी ऑफ फंजाई मिलती है, जिसके जरिए से हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ मेडिसिन और इन एसेंशियल ड्रग्स वगैरह जो है, विटामिन वगैरह जो है उसको हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर अब एंटीबायोटिक्स में आप लोग देखें, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, जो आप लोग थ्रोट इन्फेक्शन में अभी कोरोना के जो इनिशियली वार है, ये तीसरी लहर जो जारी है, इसमें भी आप लोग इसको यूज कर देता है एज अ इन्फेक्शियस, एज ए एंटीबायोटिक आप लोग यूज करते हो। तो ये आपको एक प्लांट से नहीं मिलती बल्कि मुख्तलिफ प्लांट से मिलती है, ओके, जो कि हम फंजाई से हासिल करते हैं। इसी तरीके से प्लांट से हम कैफीन हासिल करते हैं। इसी तरीके से पोपी एक प्लांट है जिससे हम मॉर्फिन हासिल करते हैं। चिनकोना प्लांट से हम क्विनीन हासिल करते हैं। अब ये तीनों क्विनीन, मॉर्फिन और कैफीन, ये तीनों अलग अलग किस्म के ड्रग्स है जो हमने अलग अलग किस्म के प्लांट से हासिल किए हैं। मिसाल के तौर पर मॉर्फिन है तो ये हम लोकल एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, जिसको हम ऑपरेशन में जब नशा देते हैं तो उसमें मॉर्फिन हम यूज करते हैं। इसी तरीके से क्विनीन हम मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो अगर एक किस्म के प्लांट होते तो हमें सिर्फ क्विनीन मिलता, तो हम सर्जरी में फिर ये नशा कैसे दिलाते, किसी ऑर्गेनिज्म को नशा कैसे करते। तो इस वजह से बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें बहुत सारे ड्रग्स भी मिले हुए हैं। इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स क्या है? अगर हम इंडस्ट्रियल सतह पर देखें, सनतों के लिहाज से देखें, तो कारोबार के लिहाज से देखें, तो बायोडाइवर्सिटी हमें कारोबारी तबके के लिए क्या फायदा, क्या बेनिफिट दे सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कारोबारी तबके के लिए या इंडस्ट्रियल सतह पर। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ मटीरियल हम बना सकते हैं, मुख्तलिफ फाइबर्स बना सकते हैं, जैसे मुख्तलिफ कलर्स बना सकते हैं। उनसे निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि रेजिन, जैसे कि गम्स, एज अ ग्लू के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एडिसिव कहते हैं, दो चीजों को अटैच करने के लिए। रबड़ हासिल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रबड़ हासिल कर सकते हैं। ऑयल हासिल करते हैं स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑयल, जैतून का तेल, कोकोनट ऑयल, ठीक है, जो आप लोग घरों में खाते हो, सोयाबीन ऑयल, ये सब आप लोग डिफरेंट प्लांट से हासिल करते हो। गॉट इट स्टूडेंट? तो इंडस्ट्रियल लिहाज से हम बड़ी बड़ी जैतून ऑयल इंडस्ट्रीज आपने देखे होंगे, कारोबार होते हैं, इससे हम जैतून तेल बनाते हैं, जैतून तेल निकालते हैं इन प्लांट से। सोयाबीन ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, केस्टर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, जो हम डिफरेंट प्लांट से हासिल करते हैं। ओके स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी
तीसरी चौथी जो इम्पोर्टेंस है, यूजफुल एस्पेक्ट है, जो फायदा हमें दे रही है, वो हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा फायदा दे रही है। हमने इकोसिस्टम पढ़ा है स्टूडेंट। इकोसिस्टम कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग का जो आपस में रिलेशनशिप होता है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और इस रिलेशनशिप को हम बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग के हम क्या कहते हैं, इको सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब एनवायरनमेंट में बहुत सारे स्पीशी, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी, इसका क्या रोल है? तो देखो, अगर एनवायरनमेंट में आपके साथ सिर्फ एक किस्म के प्लांट होते तो वो एक किस्म का इकोसिस्टम बनाता। ठीक है। और अगर एनवायरनमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम, बहुत सारे स्पीशीज होते तो वो एनवायरनमेंट को मालामाल करते, बहुत सारे केमिकल देते। मिसाल के तौर पर मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे पास क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम होता, सारे के सारे 11 खिलाड़ी बाबर आजम होते और कोई बॉलर ना होते, तो हमारी बैटिंग तो अच्छी होती, लेकिन बॉलिंग के लिए हम क्या करते स्टूडेंट? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर एक किस्म के स्पीशीज होते तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता, इकोसिस्टम रिच नहीं होता। तो हमें सिर्फ बैट्समैनों की नहीं, बॉलरों की भी जरूरत होती है, फील्डर की भी जरूरत होती है, ऑलराउंडर की भी जरूरत होती है, कीपर की भी जरूरत होती है स्टूडेंट। इसी तरीके से इकोसिस्टम के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर हम सिर्फ ऑक्सीजन के बेस पर सरवाइव कर रहे, तो हमें सिर्फ एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एनवायरनमेंट में और सारे केमिकल भी चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। तो बहुत सारे स्पीशीज हमारे एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम को रिच रखते हैं, मालामाल रखते हैं, बहुत सारे केमिकल इसमें ऐड करते हैं, इसकी साइक्लिंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और वही फिर साइक्लिंग और बहुत सारे केमिकल हमें फायदा देते हैं, लिविंग थिंग को फायदा देते हैं। इस तरीके से अगर इकोसिस्टम में कोई स्पीशी कम होती है, इससे हमारा इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव हो जाता है। याद रखिए, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोसिस्टम में एक अहम रोल, इकोसिस्टम को स्टेबल रखता है। आप लोग नोट करें स्टूडेंट, ये 2-3 बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो कि एक होता है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी की वजह से इकोसिस्टम, एक तो हमारा इकोसिस्टम स्टेबल होता है, दूसरा जो कि बुक में भी दिया हुआ है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है प्रोडक्टिविटी, बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, एक किस्म के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे स्टूडेंट। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो एक इकोसिस्टम को स्टेबल रखता है, दूसरा इकोसिस्टम में बहुत सारी प्रोडक्टिविटी करता है। अब अगर इकोसिस्टम में कुछ ऐसा स्पीशी जो है वो लॉस हो गया, नेचुरल हैजर्ड की वजह से वो खत्म हो गई, तो क्या होगा? हमारा इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव हो जाएगा। लेस प्रोडक्टिव होने का क्या मतलब है स्टूडेंट? मैं एक सिंपल सा एक और मिसाल देता हूं, मिसाल से काफी जहन खुल जाता है स्टूडेंट। देखो, एक जहाज है और वो जहाज कई बोल्ट, नट्स, रिवेट से बना होता है। अगर हम उस जहाज से एक नट को हटा दे, मिसाल के तौर पर जहाज के जो परे होते हैं, विंग्स होती है, उसके नट को हम हटा दें, तो जहाज को खतरा हो सकता है कि नहीं? होगा, जरूर होगा। और ऐसा खतरा हो सकता है कि उसमें मौजूद जो अमला है, जो पैसेंजर है, उनको हलाक कर सकते हैं, उनको मरवा सकते हैं स्टूडेंट। इसी तरीके से इकोसिस्टम में भी अगर एक स्पीशीज लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है,
उस जगह से रिमूव हो जाती है तो वो जगह पर वो प्रोडक्शन कम करती है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी नेचुरल साइकिलिंग में भी बहुत मदद करता है, जैसे कि वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, जो कि इकोसिस्टम में मुसलसल कंटिन्यूअसली चलते हैं। ये भी हमारे इकोसिस्टम को किसकी वजह से हो रहा है, फायदा दे रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की वजह से। इसी तरीके से हमारा सोइल जो फर्टाइल है, हमारा एनवायरनमेंट में जो आबो हवा है, क्लाइमेट है, वो बैलेंस है। इस तरीके से बहुत सारे और फैक्टर जो है जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाए या बायोडाइवर्सिटी में स्पीशीज कम हो जाते हैं तो ये बहुत सारे फैक्टर जो कि इकोसिस्टम में ऐड होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं बायोडाइवर्सिटी पर, वो भी खराब हो सकती है। जब किसी एरिया का, किसी ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम खराब हो जाता है तो उस जगह पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ओके स्टूडेंट, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में एक बात कही हुई है, इसको भी जरा देख लेते हैं कि तकरीबन 1,30,000 प्लांट ऐसे हैं जो कि डिपेंड करते हैं किस पर, बीज पर। किस लिए? फॉर पोलिनेशन के लिए। व्हाट इज पोलिनेशन? पोलिनेशन कहते हैं मेल प्लांट से पोलन ग्रेन का फीमेल पार्ट में चला जाना। पोलन ग्रेन क्या है? एक स्पोर्स होता है, एक, इतना जान ले स्टूडेंट, एक स्पोर होता है जो कि मेल से फीमेल में आने की वजह से वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो देखिए अब ये बीज क्या है, असल में मक्खियां जो है, ये असल में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है। क्या है? अब इसमें कई किस्में हैं। तो अगर बीज खत्म हो गई तो क्या पोलिनेशन होगा? अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट ग्रो होंगे, प्लांट ग्रो नहीं होंगे तो फॉरेस्ट होंगे नहीं, वो सारा का सारा एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा। वहां के एनिमल, वहां के प्लांट, वहां के सब ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता एक एक होकर खत्म हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, 1/3 ऑफ ऑल आवर फूड, अगर देखे तो 3 हिस्सों में एक हिस्सा हमारा खुराक का, वो किस पर मुश्तमिल है? फ्रूट और वेजिटेबल्स पर। would not exist without the pollinator visiting। अगर ये बीज हम खत्म कर ले या इस बीज को किसी वजह से उस जगह से ये लॉस हो जाए, ठीक है, क्लाइमेट की वजह से, मौसम की वजह से ये उस जगह से चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसकी डेथ हो जाती है, तो हमें फ्रूट और वेजिटेबल जो 1/3 हिस्सा हमारे खुराक का है वो हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि ये फ्रूट और ये वेजिटेबल किसकी वजह से पैदा होते हैं? पोलिनेशन की वजह से। और पोलिनेशन किसकी वजह से होती है? उन बीज की वजह से, उन मक्खियों, उन इंसेक्ट की वजह से जो कि मुख्तलिफ फ्लावर को विजिट करती है रस निकालने के लिए। तो अपने साथ, पाव के साथ ये पोलन ग्रेन को चिमट कर दूसरी जगह पे ला सकते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी के कम होने की वजह से, स्पीशी के कम होने की वजह से पोलिनेशन फिर नहीं हो सकती। ओके स्टूडेंट, ओके, खुराक के बेस पर कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक खुद बनाते हैं या वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक खुद नहीं बना सकते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप्स। इसके अलावा स्टूडेंट मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसमें कुछ और भी हैबिटाट और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ उन्होंने और खुसूसियात को भी इसमें शामिल कर दिया, जैसे कि जेनेटिक्स, जैसे कि एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे कि फिजियोलॉजी, वो फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के इसमें क्या क्या चेंजेस आई है वक्त के साथ साथ, इसका किन इंसेस्टर के साथ ताल्लुक है,
किसकी तरह ये अपना बिहेवियर शो करते हैं, तो इसकी बेस पर भी हमने ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप और सब ग्रुप में क्लासिफाई किया। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है? तो क्लासिफिकेशन का मकसद ये है कि इससे हमें पता चलता है ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी क्या है और ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस क्या है एक जैसे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को पढ़ सकते हैं क्लासिफिकेशन की वजह से। दूसरी बात, ये हमें इवोल्यूशन का तरतीब भी बता सकता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो गए। पहले कौन था? जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के बाद फंजाई, फंजाई के बाद इस तरह प्लांट और एनिमल बनते गए। तो ये हमें ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी सीक्वेंस भी बताता है कि इवोल्यूशन किस तरतीब से हुई है। दूसरी बात, ये हमें बताता है कि जो कॉमन फीचर जो ऑर्गेनिज्म शेयर करते हैं उसका आपस में ताल्लुक क्या है। ठीक है, इसी तरीके से इसी क्लासिफिकेशन के जरिए से हम किसी ऑर्गेनिज्म को नाम भी दे सकते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को एक खास एक प्रॉपर ग्रुप में हम शामिल भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। उसूल क्या है? क्लासिफिकेशन के उसूल क्या है? किन किन उसूलों पर हमने क्लासिफिकेशन किया है? ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट को, एनिमल को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को, फंजाई को, इन सब को हमने किन उसूलों पर ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम किया है? तो सबसे पहला है सिमिलरिटी एमंग देम। इनमें कौन कौन सी चीजें एक जैसी है? सिमिलरिटी क्या है? क्या क्या चीजें जो है, स्ट्रक्चर जो है वो मास्कत रखती है। दूसरी चीज के एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वो कितना क्लोजर है दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, यानी उसमें हम ये देखते हैं कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर अब हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसको हम कहते हैं पेंटाटिक्टाइल। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको पेंटाटिक्टाइल मिलेंगे, जैसे कि वेल जो है एक मैमल है, एक्वेटिक मैमल है। इस तरह आपको मुख्तलिफ किस्म और ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, जैसे कि कैट हो गया, वो भी पेंटाटिक्टाइल है, लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसके अंदरूनी साख जो है वो तकरीबन एक जैसा हो, अगरचे फंक्शन में मुख्तलिफ हो, इसको होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरीके से इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ये किससे ओरिजिनेट हुए हैं और इनमें क्या क्या चेंजेस आई हुई है। ठीक है, इसको भी हम कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन में। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो है हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी, जो कि एक अलहदा टॉपिक है। इंशाल्लाह डिटेल के साथ इसको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज स्टे ट्यून विद अस, इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।